हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज इज फन 2020। हम लोग अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो है 100 ऑन 100 इन होम साइंस। और नॉलेज इज फन 2020 पर आई एम श्योर हम सब इस टारगेट को अचीव करेंगे। इसी दिशा में हम सॉल्व कर रहे थे सैम्पल पेपर, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने सैम्पल पेपर के 21 क्वेश्चंस जो कि 1 मार्कर्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे, और आज जो हम करेंगे वो है होम साइंस सैम्पल पेपर का पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अब हम इसे डिस्कस करते हैं, और इसको डिस्कस करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22, एक स्वस्थ वातावरण एक सकारात्मक कार्य वातावरण है। कोई 4 ऐसे तरीके लिखो जिससे एक शिक्षक अपनी कक्षा में स्वस्थ वातावरण बना सकता है। तो बताइए, एक स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए कोई भी क्लास में क्या हो सकता है? अपनी क्लास को इमेजिन करो और बताओ कोई भी टीचर कैसे कर सकता है। तो सबसे पहला आप भी यही कहोगे कि हर बच्चे पर ध्यान देना। ठीक है, हर बच्चे पर ध्यान देना और निष्पक्ष रहना बहुत ज़रूरी है। हर टीचर को निष्पक्ष रहना, इसी के साथ साथ बच्चे का उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना के रखना, रुचि बना के रखना, बच्चे की रुचि को पहचानना, उसको प्रोत्साहित करना, उसमें विश्वास जगाना कि वो ये सब कर सकता है। हर बच्चे को शिक्षित करना, उसे शिक्षा देना और शिक्षा के प्रति उसको जागरूक करना, ये सारे ही काम शिक्षक के हैं, और इसी से उसकी क्लास जो है वो और अच्छी बन सकती है। तो आपको कोई भी 4 कारण देने हैं, हर पॉइंट जो है वो आधे नंबर का है। फिर हम आते हैं कोई भी 4 व्यक्तिगत विशेषताएं लिखना जो एक उद्यमी के पास होती है। तो आपने ईएमसी का कोर्स किया था, उस ईएमसी के कोर्स में जो जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वही बताओ। सबसे पहला है कि उसे मेहनत करनी चाहिए, है ना, उसमें लगन होनी चाहिए काम करने की और सीखने की, हर नए काम को सीखने की, नए काम में उसको रुचि होनी चाहिए। उसके बाद योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, लोगों को मैनेज करना, उनकी तरफ ध्यान देना, अपनी बात लोगों को मनवाना, ये सब जो है उसमें कौशल होना चाहिए, और लोगों को अपनी बात मनवाने का कौशल भी होना चाहिए। उसके बाद जोखिम उठाने का कौशल होना, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो डरता रहेगा तो आगे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अपने कार्यों को संभालना, उसकी तैयारी करना, ये सब एक उद्यमी के पास होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन ये कहता है कि सार्वजनिक पोषण समस्याओं से निपटने के उपयोग में लाने वाले भोजन आधारित मतलब आहार आधारित दृष्टिकोण के 2 फायदे और नुकसान की तुलना करें। इसमें हमें भोजन आधारित और आहार आधारित इसको बताना है। तो जब हम भोजन आधारित करते हैं तो कोशिश करो इसमें एक टेबल बनाओ, जहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हमें क्या रणनीति अपनानी है, फिर उस रणनीति के क्या क्या लाभ हैं, और फिर उसके नुकसान क्या है। तो आप दोनों लिखेंगे, फायदे और नुकसान। तो सबसे पहले फायदा क्या है कि क्योंकि ये आहार आधारित है तो इसकी जो है लागत जो है वो बहुत कम आती है। तो ये लागत प्रभावी हो गया, और लागत प्रभावी होने के बाद क्योंकि ये सस्ता है तो ये जो है बहुत ज़्यादा लोगों तक, इसका जो क्षेत्रफल है, जो इसका एरिया है जहाँ पर हम इसे अप्लाई सकते हैं, वो बहुत व्यापक है। इसकी पहुंच बहुत व्यापक है क्योंकि ये सस्ता है। तो हम बहुत सारी पॉपुलेशन पर, बहुत सारी आबादी पर इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नुकसान भी है, इसके लिए हमें अनुसंधान करना पड़ता है कि किस तरह से हम इसे लागू कर सकते हैं। उसी के साथ अगर नेतृत्व ना हो, अच्छा नेतृत्व ना हो, तो लोगों को इस पर लागू करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि लोग अपने आहार में परिवर्तन करें। और ये जो आहार परिवर्तन है ये बहुत दीर्घकालिक नहीं होता। तो अगर दीर्घकालिक नहीं है तो फिर इसका फ़ायदा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ये तभी फ़ायदा देती हैं चीज़ें जब वो दीर्घकालिक हो। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 है अतिथि चक्र के 4 चरण। ये तो हमने वीडियो में बहुत ही अच्छे से वीडियो की मदद से समझा था, लेकिन फिर भी आप सोचो, हम रिवाइज कर लेते हैं। होटल में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले कहीं भी घूमने जाने से पहले हमारा क्या कार्य होता है, वो होता है पूर्वागमन। पूर्व आगमन में हम पता करते हैं कि होटल कैसा है, कहाँ पे है, कितना महंगा है, हमें कहाँ पे रहना है। फिर पूर्व आगमन के बाद हम होटल में पहुँच गए, हम चेक इन करते हैं, अपनी चाबियाँ लेते हैं, यही सब करते हैं ना। उसके बाद हम क्या करते हैं,
उसमें रहना शुरू करते हैं और रहने के साथ साथ वहाँ पर हमारा ऑक्यूपेशन होता है, मतलब हम वहाँ पर रहते हैं। रहने के बाद हमारी चौथी स्टेज आती है जब हम वहाँ से जाने लगते हैं, हमारा समय ख़त्म हो जाता है और हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं चेकआउट। ठीक है, चेकआउट करके फिर हमारी ये स्कीम जो है, ये पूरा चक्र है, ये ख़त्म हो जाता है। दूसरा, इसके साथ आपको चॉइस मिली है तो हाउस कीपिंग के कोई 4 काम बताएं। हाउस कीपिंग का मतलब है पूरे जो अरेंजमेंट है वहाँ का, उसको देखना। अब उस अरेंजमेंट में जितना भी कमरों की सफाई है, बाहर के एरिया की सफाई है, खुले लॉबी की सफाई है, ये सब देखनी होती है। कपड़ों की आपूर्ति है, बेड कवर की आपूर्ति है, ये सारी आपूर्ति जो है ये उन्हें देखना पड़ता है। खाना पहुँच रहा है या नहीं, सफाई हुई है नहीं, तौलिया पहुँचे हैं या नहीं, शैम्पू साबुन वगैरह रखे हैं या नहीं। उसके बाद जो है पूरा रख रखाव भी उन्हें देखना है कि वो सफाई हो रही है, सही से हो रहा है, लोग अपना काम कर रहे हैं कि नहीं। अब इस रख रखाव में चाहे फूल हो, चाहे बगीचा हो, चाहे साफ सफाई हो, चाहे पर्दे हो, ये सब कुछ रख रखाव में आ जाता है। इन सब को उसे नियंत्रण में रखना पड़ता है और अगर कहीं कोई बदलाव है, कोई कमी है, तो उसको दूर करने के लिए उसे स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। तो आप कोई भी 4 कार्य बता सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, जो कि है ICT विकास, संचार और लोगों को सूचित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। क्या ये है या नहीं है? आपको 4 कारण बताने हैं। अब ICT जो है आजकल इतना फेमस है, इतना आगे इसकी पहुंच हो गई है कि हम हर एक अपना मैसेज जो है, हमारा जो भी हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक, बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर का हिस्सा है और कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों के लिए काम करता है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये दोनों के लिए काम करता है तो ये लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे हम अपनी जो भी मैसेज है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं और इसमें डिजिटल जो भी ट्रांसफॉर्म होता है, डिजिटल हम जो भेजते हैं वो भी इसमें कवर होता है और इसमें टेक्नोलॉजी का भी कवरेज है। अब इस टेक्नोलॉजी में कोई भी टेक्नोलॉजी आ सकती है, चाहे वो फ़ोन हो, मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम अपना बिजनेस भी करते हैं, हम अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं, हम उसमें शिक्षा भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अब उसी के साथ साथ हम अपना सामान बेच भी सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, लोगों को नौकरी पे रख भी सकते हैं, नौकरी से हटा भी सकते हैं, बैंकिंग के काम भी कर सकते हैं, रोज़गार भी ले सकते हैं। बहुत सारे काम हैं जो इससे कर सकते हैं और इसका एक बहुत ही बड़ा काम है कि ये सार्वजनिक हित की भी बात करता है। अब जो भी हमारा मैसेज है, मान लो अभी कोरोना का मैसेज है, हमारी वैक्सीन लग रही है, टीकाकरण हो रहा है, उसका वैक्सीन है, तो ये सार्वजनिक हित के सारे काम हम बड़ी आसानी से ICT के ज़रिए लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो आप कोई भी 4 कारण दे सकते हैं। तो 26वें पे आते हैं, कपड़ों की देखभाल और रखरखाव के क्षेत्र में करियर की तैयारी में कोई भी 4 प्राथमिक आवश्यकताएं बताएं। अगर कपड़ों की बात करें तो सबसे पहले क्या करना होगा? कपड़े का जो रेशा है हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। रेशे से हम धागा बनाते हैं, कैसा धागा बनाया है वो पता होना चाहिए। धागे को बुनकर किस प्रकार से हमने बुना है कि वो कपड़ा तैयार हुआ है, ये भी पता होना चाहिए। फिर कपड़े के ऊपर कौन सी फिनिशेस होती हैं, परिसज्जा कौन सी है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब इन सब चीज़ों के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि इन सब का प्रभाव जो हमारा उत्पादन है, जो हमारी तकनीकें हैं, उन पर क्या पड़ता है। तकनीक हम नई नई अगर यूज़ करते हैं उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सी नई मशीन आ गई है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई है और उन सब का इस पर क्या प्रभाव होता है। हम कौन से रसायनों का इस्तेमाल करें कि इस कपड़े को नुकसान ना हो और इसमें फ़ायदा हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 क्वेश्चन, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें है बाल गृह क्यों बनाए जाते हैं और 3 प्रकार के बाल गृह की आवश्यकता क्यों होती है। तो हर पॉइंट जो है वो आधे नंबर का है। बाल गृह क्यों बनाए जाते हैं? कोई भी बालक अगर ऐसा है जिसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है और सरकार ही बाल गृह को बनाती है क्योंकि ऐसे बच्चों की देखभाल का कार्य सरकार का है। तो फिर ऐसे में वो 3 प्रकार के घर बनाता है। सबसे पहला घर होता है बाल गृह, उसके बाद प्रेक्षण गृह और उसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरा गृह जिसमें कि हम बच्चों को ध्यान रखते हैं, जिसे हम कहते हैं जुवेनाइल या ऑब्जर्वेशन होम। तो जो हमारा सबसे पहला है बाल गृह या चिल्ड्रन होम,
बाल गृह में क्या होता है, जिन बच्चों के माता पिता को पता नहीं होता है और उनका पता लगाया जा रहा होता है, उनको हम यहाँ पर रखते हैं। दूसरा हमारे आता है विशेष गृह। विशेष गृह वो होते हैं जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं और आईपीसी के तहत उन्होंने कोई गुनाह किया है, कोई अपराध किया है और उसके दोषी पाए गए हैं, तो उन्हें इन विशेष गृह में रखा जाता है। उसके बाद जो चिल्ड्रन होम या जुवेनाइल गृह होते हैं, प्रेक्षण गृह भी होते हैं, प्रेक्षण गृह में माता पिता के ढूंढने तक रखा जाता है। और जो बाल गृह होते हैं, बाल गृह में क्या होता है, जो माता पिता जिनके मर गए हैं या बीमार हैं या सामाजिक या आर्थिक रूप से किसी ऐसी समस्या से ग्रस्त है कि वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते, ऐसे बच्चों को यहाँ पर रखा जाता है। तो हमारे पास 3 तरह के गृह हैं, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 27 भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 और 29, अब ये हमारे पास 3 नंबर के क्वेश्चन है। तो 28 क्वेश्चन क्या है, हम अपनी छोटी बहन के लिए एक फ्रॉक बनाना चाहते हैं और उस फ्रॉक में लय बनाने के लिए 3 तरीके बताने हैं। अब 3 तरीके अगर हमें लय के बताने हैं तो बेटा ज़रूर ये ध्यान में रखो कि 3 तरीकों के लिए डायग्राम ज़रूर बनाना, ठीक है। अब इस डायग्राम में हमारे पास 3 तरह से हम लय को बनाते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला होता है रेपिटेशन या फिर दोहराना। दूसरा होता है विकिरण और तीसरा होता है समानांतर बढ़ाना या घटाना, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोहराने में मान लो हमारी ये फ्रॉक है, ठीक है। अब इस फ्रॉक में हम यहाँ पर एक लेस लगा देते हैं, यहाँ पर हमने लेस लगा दी, यहाँ भी हमने लेस लगाई, यहाँ भी लेस लगाई, तो बार बार जब हम दोहराते हैं तो ये हो गया दोहराना। विकर्ण क्या होता है कि हम कहीं पर भी अगर चारों तरफ कोई किरण सी जाती है, जो हमारी नज़र जो है वो चारों तरफ पहुँचे, जैसे अगर ये फ्रॉक है, हम बीच से ऐसे ऐसे कोई डिज़ाइन बनाया है हमने, तो ये हो जाता है विकर्ण। और समानांतर बढ़ाना या घटाना, मान लो हमने एक फ्रॉक बनाया है और उस फ्रॉक में हमने कोई डिज़ाइन ऐसा बनाया है जो बड़ा एक फूल है, छोटा है, फिर और छोटा हो जाता है, ये है बढ़ाना या घटाना। ये आकार का भी हो सकता है, रंग का भी हो सकता है। तो इन तीनों तरीकों को आपको बताना है। फिर आता है अगला क्वेश्चन नंबर 29, जो कि है बुजुर्ग संवेदनशील क्यों है। ये तो बहुत ही आसान है। बुजुर्ग संवेदनशील इसलिए हैं क्योंकि वो कमज़ोर हो जाते हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं, बच्चों पर अपने निर्भर करने लगते हैं, उनकी जो सेहत है वो ख़राब होने लगती है, दिखना कम लगता है। आप कोई भी कारण दे सकते हैं, 2 कारण मांगे। और बुजुर्ग लोगों के लिए चल रहे कोई भी 2 कार्यक्रम बताएं। इसमें आप पेंशन स्कीम भी बता सकते हैं, जो बुजुर्गों के लिए बुढ़ापे के लिए वृद्ध आश्रम हैं उनके बारे में भी बता सकते हैं। और इसमें जो है, जो हमारे मोबाइल हॉस्पिटल हैं, जो ग्रामीण एरिया में जो हमारे बुजुर्ग रहते हैं, उनको देखने के लिए जो जाते हैं, उनको इलाज देने के लिए उनको भी लिख सकते हैं। और ऐसे संगठनों का भी बात बतानी है जिनके बारे में लोग काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर लोग काम कर सकते हैं। और उनको कौशल क्या होने चाहिए, सबसे पहला है लोगों का कौशल, क्योंकि उनको बार बार हर जगह लोगों से बात करनी है। इसके बाद कुछ विशेष कौशल उनको चाहिए कि किस तरह से, अगर उन्होंने वृद्धाश्रम है तो किस तरह से उसे मैनेज करना है, पैसा कहाँ से आएगा, किस तरह से हमें उसे आगे बढ़ाना है, लोगों से चंदा इकट्ठा करना है, तो ये सारे गुण उनमें होने चाहिए, ठीक है। तो आप कोई भी 2 कौशल, प्रशासनिक कौशल बताने हैं तो कोई भी 2 प्रशासनिक कौशल, मैनेजमेंट बता सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन बता सकते हो, फाइनेंस बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो। और इसके साथ आपको एक चॉइस भी दी गई है कि नेहरू युवा केंद्र की स्थापना क्यों की गई, और इन केंद्रों के तहत चलने वाले कोई भी 4 कार्यक्रमों को आपको सूचीबद्ध करना है। तो नेहरू युवा केंद्र नाम से ही क्लियर है कि ये युवाओं के लिए बने थे। तो युवाओं को एक अवसर प्रदान करने के लिए, अब ये अवसर जो है कई तरह के होते हैं। ये जो है एडवेंचर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, उनके रोजगार, एडवेंचर से रिलेटेड, उनके रोजगार से रिलेटेड भी हो सकते हैं, उनको ट्रेनिंग या शिक्षा से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो अलग अलग तरह के अवसर देने के लिए है। उसके बाद पूरे देश में एकता लाने के लिए भी हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन। तो इस भाव को लाने के लिए भी अलग अलग तरह के सांस्कृतिक और मनोरंजन के प्रोग्राम लगाए जाते हैं। तो इससे बच्चों को एक मौका मिलता है। और कई ऐसे प्रोग्राम हैं जो इसके अंदर चल रहे हैं। ऐसे कौन से हैं, इसमें होता है गैर औपचारिक शिक्षा भी दी जाती है, उसके साथ साथ सामाजिक शिक्षा और खेल का विकास किया जाता है।
इसी के साथ नेतृत्व का विकास भी किया जाता है। बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जहाँ के लिए इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, स्काउट और गाइड भी सिखाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता के लिए तो बहुत सारे ऐसे कैंप्स भी लगाए जाते हैं जहाँ पर बच्चे जाकर सीख सकते हैं। एडवेंचर कैंप्स में बच्चे जाते हैं और वहाँ से वो बहुत सारा एडवेंचर और साहस बटोर कर लाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 30वें क्वेश्चन पर, जो कि है 4 नंबर का। अब इसमें क्या